नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है आपके? और पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? लगातार पढ़ते रहिए, बढ़िया, क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है पढ़ाई का, तो इसे बिल्कुल धार लगा के तेज करते रहिए। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा, सेल चैप्टर चल रहा था अपना, सेल बायोलॉजी, और इसके अंदर हम लोग चार अपन क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। आज अपनी 5वीं क्लास है और अभी हम कोशिकांग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों की कौन कौन सी कोशिकांग हो चुके हैं? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुका है, राइबोसोम हो चुका है हम लोगों का, और कल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था। देन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज हेडिंग डाल दीजिए लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लाइसोसोम हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, लाइसोसोम क्या डाल दीजिए? हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले कि इसकी जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा हुई है? गोल्जी काय के द्वारा हुई है। आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि लाइसोसोम की जो उत्पत्ति हुई है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो गोल्जी काय के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? गोल्जी काय के द्वारा हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसकी उत्पत्ति गोल्जी काय द्वारा हुई है। ठीक है, ठीक है। आगे भाई इसका कार्य क्या है? आगे देखते हैं कि भाई ये लाइसोसोम है, इसका कार्य क्या है? ठीक है, तो ये क्या करता है? कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करता है। ये क्या करता है? कार्बनिक पदार्थों का, ठीक है, भक्षण करता है। मतलब भक्षण मतलब डाइजेशन करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, उनको पचाने का काम करता है। देखो, तीसरी चीज, जब भी आप किसी भी पाचन से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं तो उसमें एंजाइम्स आते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा मात्रा में एंजाइम भी यहां पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एंजाइम भी कहां पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देख लेना, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कितने एंजाइम? 24 प्रकार के हैं। तो लाइसोसोम में सर्वाधिक, मैक्सिमम, ठीक है, सर्वाधिक यानी मैक्सिमम 24 टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा? आपके 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 24 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा होते हैं। जो कि कितने होते हैं? इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इसे। ठीक है, अगला पॉइंट भाई, ये क्या करते हैं? अगला पॉइंट देख लेते हैं कि ये भोजन का अगर पाचन कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं एंजाइम की मदद से, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इन्हें कोशिकाओं की, या कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल।
ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसे कोशिकाओं की क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये मनुष्य में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। याद रखना, ये जो लाइसोसोम है वो मनुष्य में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, हाँ, मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर लाइसोसोम नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, है ना। मनुष्य के अंदर लाइसोसोम नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई कि सबसे बड़ी लाइसोसोम कहां पे पाई जाती है? सबसे बड़ी लाइसोसोम किसमें पाई जाती है? तो ध्यान रखना, WBC के अंदर, WBC में सबसे बड़ी लाइसोसोम, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी किसमें पाई जाती है आपकी, है ना, WBC किसमें पाई जाती है आपकी? WBC के अंदर सबसे बड़ी लाइसोसोम पाई जाती है। ठीक है भाई, लिख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में? हमारे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में, है ना। इतना ही अपन को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, WBC में देखो, ये तो क्या है? कोशिका, हर कोशिका की बात की जा रही है, हर कोशिकाओं की बात करी भाई। कोशिकाएं तो हमारे शरीर में कहीं पे भी हो सकती हैं, या किसी भी जीव के अंदर कोशिकाएं कहीं पे भी हो सकती है। तो हर एक वो कोशिका, हर एक कोशिका की बात की जा रही है। तो हमें हर एक कोशिका के अंदर किस किस प्रकार की संरचना है, तो हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने XYZ कोई भी कोशिका का नाम ले लो, तो हर कोशिकाओं में ये सारी चीजें मिलेंगी। कोशिका झिल्ली मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। कोशिका झिल्ली, अगर जंतु की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, उसमें प्लास्टिड, वो क्या नाम है, जीव द्रव्य मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, सेल ऑर्गेन मिलेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो ये सारी चीज हर कोशिकाओं में मिलेगी, हर कोशिकाओं के अंदर मिलेगी ये सारी चीज। समझ रहे इस बात को? तो सारी कोशिकाओं के, तो हम पर्टिकुलर किसी कोशिका की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल सारी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं कि हम सब प्रकार की कोशिकाएं इस पे इन्वॉल्व। ओवरऑल तो यार, अब जैसे हम इंसानों की बात की जाए, अनगिनत है, असंख्य, अरबों में संख्या है। तो देखो आप मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी जीव या पादप की बात कर रहा हूं, प्लांट की बात कर रहा हूं, किसी भी जीव या पादप की बात कर रहा हूं, वो बना किससे है? कोशिकाओं से बना है। यस या नो? भाई कोई भी जीव या पादप की बात करो, वो बना किससे है? भाई कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो वो जो कोशिका बनी है ना, वो उसके कितने भाग हैं? हर कोशिकाओं के 3 भाग है। हर कोशिकाओं के क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, और एक आंतरिक भाग होता है। आप बोलो सर किस किस में? अरे सब में होता है। जब मैं बोलो मनुष्य की बात करूं, तो मैं बोलो मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती है, नाक होती है। ओवरऑल कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, सब कोशिकाओं की बात करें। इस पूरे आपके अर्थ पे जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सब की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि सर ये कौन सी प्रकार की कोशिका, तो सब में है, ये सब में है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका लाइसोसोम हो गया। ठीक है, एक अगला पढ़ लो, तारकाय। एक अगला पॉइंट है तारकाय। ठीक है, अगला लिखना तारकाय। हाँ, तारकाय। तारकाय, ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, इसे क्या कहा जाता है बेटा? सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। बेटा सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। सेंट्रोसोम किस में पाई जाती है? केवल और केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में
उपस्थित होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है बेटा? जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, पहली बात। मतलब प्लांट सेल में पाई जाती है क्या? ये प्लांट सेल में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन सी? तारकाय सेंट्रोसोम। ठीक है, अब इनकी संरचनाएं देखो कैसी होती है, कण के समान होती है। क्या होती है? कण के समान। इनकी जो संरचना है, इनकी संरचना छोटे छोटे कणों के रूप में होती है। कैसी होती है बेटा? छोटे छोटे कणों के रूप में होती है। छोटे छोटे कणों के रूप में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनका कार्य क्या होता है। तारकाय का कार्य क्या होता है, क्या काम आता है भाई ये, इसकी वर्किंग क्या है? देखो इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान ये क्या करता है, कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुव बनाने का काम करता है। ध्रुव मतलब पोल, है ना। अब आप पूछोगे सर ये पोल क्या होता है, कि कोशिका विभाजन के दौरान ये क्या करता है, ध्रुव बनाने का कार्य करता है। तो आप बोलोगे सर ये ध्रुव बनाना क्या होता है, तो इस पे एक छोटा सा मैं आपको, अगर वैसे हालांकि मैं जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या कर लेते हैं कि भाई ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है, ये है ना, ध्रुव बनाना होता क्या। तो चलो एक छोटा सा आपको क्या देते हैं, इसका एक डेमो देते हैं, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। बाकी इसको और अच्छे से समझने में आपको कब मजा आएगा, जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे। जब आप क्या पढ़ेंगे बेटा, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, मैंने क्या बोला, कोशिका विभाजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान, कब की बात कर रहा हूं, सेल डिवीजन के दौरान ध्रुव बनते हैं। तो क्या बनता है ध्रुव, कैसे बनता है ध्रुव, एक बार इस पे देखो। तो देखो ये कोई सेल है, ठीक है, और ये जो इसके अंदर क्या होता है, सेंटर है यानी केंद्रक है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जो ऐसे धागे नुमा होती है। कैसे होती है, ऐसे इनके अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है। इस धागे नुमा संरचना को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमेटिन। ठीक है, जब सेल डिवीजन शुरू होता है ना, तो ये धागे टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धागे टूटते हैं, और टूट के ये धागे टूट के कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं, और इस संरचना को पता है क्या बोल देते हैं, गुणसूत्र बोल देते हैं। गुणसूत्र बोल देते हैं इन्हें, क्या बोल देते हैं, गुणसूत्र बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि जैसे भी इनका सेल डिवीजन शुरू हुआ, तो सेल डिवीजन शुरू होने के बाद इस तरीके से ये सारे क्या हो गए, इस तरीके से ये क्या है भाई, ये सारे ये क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र हैं। ये क्या है, आपके गुणसूत्र इस तरीके से फैल जाते हैं पूरी कोशिकाओं के अंदर। ये आपके पूरे गुणसूत्र क्या हो गए, पूरी कोशिकाओं के अंदर फैल गए इस तरीके से। ठीक है, अब आगे जाके देखो, इसमें अब न्यूक्लियस की परत दिख रही है क्या आपको, केंद्रक की परत थी ना पहले, ये अब यहाँ पे दिख रही है क्या, नहीं, ये इसके नीचे छिप गई है, पीछे छिप गई है। ठीक है, अब ये आगे देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको सिर्फ कहानी बता रहा हूं, इसका नामांकन और इसको बढ़िया तरीके से मैं काम समझाऊंगा जब कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कोशिका विभाजन का टॉपिक है। लेकिन हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि सर ये पोल बनना होता क्या है, हम इसे जानना चाहते हैं। बस हमारा मकसद इस चीज को पढ़ने का, हमारा मकसद इतना है कि हम ये जान जाए कि सर ये ध्रुवण की प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें तारकाय रेस्पॉन्सिबल है। तो तारकाय क्या काम कर रहा है, तो मैं वो तारकाय का काम बता रहा हूं।
कोशिका विभाजन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो तारका यानी सेंट्रोसोम है वो काम क्या कर रहा है। तो बेटा देखो इसमें आगे जब ये सारे क्रोमोसोम्स फैल गए हैं, तो इस क्रोमोसोम्स के फैल जाने के कारण आगे जाके इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स एक पट्टिकाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। पट्टिकाओं मतलब एक लाइंस की फॉर्म में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से क्या हो गए, लाइंस की फॉर्म में आ गए, हो गए क्या, पट्टिकाओं में व्यवस्थित हो गए ना, ये एक लाइन में आ गए। ठीक है, लाइन में आ जाने के बाद इनके चारों तरफ एक इस तरीके से दो कण मिल गए। यहाँ पे दो कण आप सभी को दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये दो कण मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये दो कण हैं, दिख रहे होंगे आप सभी को दो कण। इसे कहते हैं तारका है, इसको ही क्या कह रहे हैं बेटा, इसी को क्या कहते हो आप, ये कण जैसी जो संरचना, इसको क्या बोलते हैं आप, तारका है, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था, तारका क्या काम करते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुव बनाने का निर्माण या ध्रुव बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, ध्रुवण की प्रक्रिया करेगा। क्या करेगा बेटा, ध्रुवण की प्रक्रिया करेगा, ध्रुव बनाने का कार्य करेगा। तो ध्रुव बनाना होता क्या है समझ लो। अब क्या कर रहे हैं कि भाई ये सारे इस तरीके से अपनी तरफ इसको क्या करेंगे, ये सारे क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इस तरीके से, ये अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, इस पोल वाला ये तारका इन सबको इधर खींच रहा है, और ये वाला तारका क्या कर रहा है, इन सबको खींच रहा है। ठीक है, इस तरीके से इनको खींच रहा है। अब खींचेंगे तो आगे क्या हो जाएंगे, इनके दो हिस्से हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, आगे जाके इनके क्या हो जाएंगे, इस तरीके से दो हिस्से हो गए। ठीक है, एक केंद्रक यहां बनेगा, एक केंद्रक यहां बनेगा, और आगे जाके इसके क्या हो जाएंगे भाई, दो कोशिकाओं के निर्माण हो जाएंगे, दो नई कोशिकाएं क्या हो गई, बन गई। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। इस कोशिका विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हमें सबसे अलग चीज क्या दिखी कि यार तारका ने क्या काम किया है, ध्रुवण का कार्य किया। तो आपको समझ में आया कि ध्रुवण क्या है ना, ध्रुव कैसे बन रहा है, ध्रुवण का कार्य क्या है। ये दोनों तारका अपने अपने तरफ इन दोनों को क्रोमोसोम्स को, गुणसूत्र को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा पोलराइजेशन या ध्रुवण की प्रक्रिया क्या होती है ना। तो मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझाया, डायग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये हम कोशिका विभाजन में ऑलरेडी डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी संरचना हमने इसकी संरचना को क्या बोला कि ये छोटे छोटे कणों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये कोशिका विभाजन के दौरान क्या करते हैं, ध्रुव बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये ध्रुव बनाने का काम करते हैं। बेटा ये जब एक छोटे छोटे कणों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इन कणों को, छोटे छोटे कणों को क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना, तो इन्हें सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। तो लिख लेना है ना कि तारकाय के इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिख लीजिए भाई। चलेंगे आगे बढ़ जाते हैं। अगला डाल लीजिए प्लास्टिड यानी लवक। अगला डाल लीजिए लवक। प्लास्टिड, ठीक है। अगला क्या है आपका, लवक यानी प्लास्टिड। लवक और प्लास्टिड के बारे में सबसे मेन चीज क्या है कि ये केवल किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह केवल किसमें पाए जाते हैं,
पादप कोशिका ये केवल किसमें पाए जाते हैं बेटा? पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसमें पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते, ये सिर्फ पेड़ों में पाए जाएंगे। ये सिर्फ किसमें पाएंगे? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। चलिए भाई एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, लिखने का काम करते हैं। शुरू करेंगे भाई। सबसे छोटा कोशिकांग अपन ने डिस्कस किया था, कौन सा था सबसे छोटा कोशिकांग? राइबोसोम बताया था मैंने, ध्यान आ रहा है क्या? सबसे छोटा कोशिकांग मैंने क्या बताया था? राइबोसोम। अच्छा तो मेरे को एक बात था, राइबोसोम का साइज पता है क्या आपको? राइबोसोम, हाँ राइबोसोम क्या आपका, ये नोट करो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में आता है। छोटे छोटे प्रश्न ऐसे ही बनते। सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेन है, सबसे छोटा कोशिकांग है, जिसका साइज हम लोग कितना बोलते हैं भाई? 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ? ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है बेटा? पढ़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न यही उठेगा कि सर सबसे छोटा बताया तो सबसे बड़ा भी बताओ, कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है ना? तो ये प्लास्टिड जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये जो प्लास्टिड है लगभग जो हम पढ़ रहे हैं, यही क्या है आपका? सबसे बड़ा कोशिकांग है। कैसा है? सबसे बड़ा कोशिकांग है। रफ कर रहा हूं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना? ये तो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, पता है कि नहीं पता है भाई? अपन डिस्कस कर चुके हैं ना इस बारे में। तो चलिए, तो अगला पॉइंट डाल के क्या लिख देंगे कि ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये क्या है बेटा? ये कैसा है? ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। पेपर में वही पूछा जाता है, सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ। जब कोशिकांग पढ़ रहे हैं तो कोशिकांगों के बारे में, और जब कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिकाओं के बारे में कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका। हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है आपकी? सबसे बड़ी कोशिका में आता है। तो ऐसे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना? सबसे छोटी बताऊंगा कि ये आपकी जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी के अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे आपकी हड्डियों में पूछा जाता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सबसे छोटी हड्डी का कौन सी है, इस तरह के सवाल। बड़ी और छोटी का बहुत सवाल पूछा जाता है। सबसे कमजोर, सबसे मजबूत, या सबसे कमजोर या सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, ये भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बेसिक सवालों के अंदर आते हैं। तो ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये कैसा है बेटा? सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कोशिकांग हो गया। और सबसे बड़ी कोशिका, इसका साइज भी देख लेते हैं कितना था? 4 माइक्रोमीटर से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका साइज है ना? इसका साइज कैसा होता है? 4 माइक्रोमीटर से लेकर 8 माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू आप सभी को पता होगी कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। और पेपर में पूछा जाता है कि कोशिकाओं का मापन किसमें किया जाता है? माइक्रोमीटर में। कोशिकाओं का मापन किसमें किया जाता है? माइक्रोमीटर में। ऐसे एक सवाल है कि परमाणुओं का मापन, यानी कि एटम जो होता है, एटम होता है, उसका मापन किसमें किया जाता है? तो बोले सर एंगस्ट्रॉम में। किसमें किया जाता है? एंगस्ट्रॉम। तो कुछ चीजों के लिए जो मापन है उसकी यूनिट है वो फिक्स है। तो क्या है? फिक्स है। तो याद रखना इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लवक। अब देखिए, लवक को रंगों के आधार पे, लवक को रंगों के आधार पर, लवक को रंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। लवक को रंगों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो भाई कौन कौन से हैं ये 3 भाग। तो 3 भाग जानने के लिए हम पहले, कोई लवक किसमें पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है क्या? तो एक प्लांट बना लेते हैं, एक छोटा सा। ये लो भाई, प्लांट बन गया। ये लो भाई, ठीक है,
प्लांट बन गया भाई ये लो आपका। रुको, अब रंगों के आधार पे इसका विभाजन करना है क्या? रंगों के आधार पे ही करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तने की। तो तना हमेशा कैसे रंग का होता है? ब्राउनिश कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है। इसमें ब्राउनिश कलर है क्या? ठीक है, तो ये ब्राउनिश कलर। तो हमेशा देखना यही कलर होता है क्या इसका? हमेशा पता है ना आपको तनों का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है क्या? हाँ या ना? भूरा रंग होता है क्या? सभी को पता होगा। ठीक है, ये लो भाई, ये हमने इसका कैसा रंग बना दिया? ब्राउनिश कलर बना दिया। ठीक है, चलो जड़ें भी कैसी होती हैं भाई इसकी? ब्राउनिश ही होती हैं। जड़ें भी कैसी होती है? ब्राउनिश। टहनियां भी कैसी होती है इसमें? ब्राउनिश भूरी होती है क्या? ठीक है, मटमैली रंग की हो जाती है। अब देखो भाई आगे, इसमें एक रंग तो हो गया ब्राउनिश कलर का। रंगों के आधार पे बांट रहा हूं मैं। लवक को किस आधार पे बांट रहा हूं? रंगों के आधार पे। तो एक रंग मैंने बोला ब्राउन कलर का एक पार्ट हो गया भाई अब किसी भी प्लांट का। दूसरा पार्ट देखते हैं कि कोई भी प्लांट की पत्तियां होती हैं। प्लांट की क्या होती है? पत्तियां होती है। वो कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। ये भाई प्लांट की पत्तियों का रंग कैसा हो गया भाई आपका? ग्रीन कलर हो गया। कैसा कलर हो गया? ग्रीन हो गया। हाँ या ना? ठीक है, दो रंग मिल गए आपको। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं कि कोई भी प्लांट है, कोई भी पेड़ है, उसके अंदर फल और फूल आते हैं क्या? और फल और फूल तो अलग अलग रंगों के आते हैं। जैसे फूलों की बात करो तो भाई लाल रंग के भी फूल होते हैं, पीले रंग के भी फूल होते हैं, पर्पल कलर के भी फूल होते हैं, ब्लू कलर के भी फूल होते हैं, येलो कलर के भी फूल होते हैं। तो रंग भाई रंग कैसे हो गए? रंगीन नहीं हो गए। ऐसे फलों की बात की जाए तो फल भी सारे कैसे होते हैं? अलग रंग के। आम का एक अलग रंग होता है, सेब का अलग रंग होता है, अंगूर का अलग रंग होता है, टमाटर का अलग रंग होता है। तो फलों का भी क्या हो गया? रंग अलग अलग हो गए। तो तीसरा रंग हम रंगीन बोलते हैं क्या? तो भैया रंग तीन हो गए। किसी भी प्लांट के कितने रंग हो सकते हैं? किसी भी प्लांट को रंगों के आधार पर बांटोगे तो तीन रंग है। बोले सर एक तो उसमें पत्तियों का रंग होता है जो कि कैसा होता है? हरा। बोले सर एक उनका जड़ और तने वाला भाग होता है। कौन सा होता है? जड़ व तने वाला भाग, वो कैसा होता है? ब्राउनिश कलर होता है। कैसा होता है? ब्राउनिश यानी भूरा कलर होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग बोल देते हैं कि सर इसमें और क्या आ जाती है? एक तो आपके फल आ जाते हैं और इसी में आपकी सब्जी या फिर आप इसे बोलो फूल, फल फूल आ जाते हैं जो कि कैसे होते हैं भाई? आपके रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं भाई। फल रंगीन ही होंगे ना भाई, अलग अलग रंग होंगे सबके। तो रंगों के आधार पे हमने तीन भाग बांट दिए। तो अब मैं लवकों को भी क्या कर रहा हूं? यहाँ पे तीन भागों में बांट रहा हूं बेटा। लवक को मैं कितने भागों में बांट रहा हूं? तीन भागों में बांट रहा हूं। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो हरा रंग जो है, हरा जो भाग है उसको क्या बोला जाता है? हरित लवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? हरित लवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित लवक। नंबर एक। लवक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और नंबर एक कौन सा हो गया? हरित लवक। ठीक है, इसे क्या कहता है भाई? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? जो हम बोल रहे हैं ना, जो हम जड़ व तने का रंग बोल रहे हैं, इसे अवर्णी लवक कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा दूसरा अवर्णी लवक। दूसरा क्या सा हो गया भाई? अवर्णी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? रंगीन हो जाएगा क्या? रंगीन है ना, उसे बोला जाएगा वर्णी लवक। क्या बोला जाएगा? वर्ण। वर्ण मतलब कलर, जिसमें अलग अलग रंग हो उसे वर्ण कहा जाएगा। वर्ण शब्द आप जानते होंगे, वर्ण का मतलब रंग होता है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा आपका? वर्णी लवक। क्या हो जाएगा बेटा आपका? वर्णी लवक। और वर्णी लवक को क्या बोला जाता है? ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हरित लवक किस रंग को प्रदर्शित करता है? हरे रंग को। ठीक है,
अवर्णी लवक किसको प्रदर्शित करता है? जड़ व तने वाले रंग को। और वर्णी लवक किसको प्रदर्शित करता है? फल व सब्जियों वाले रंग को। तो इसमें कुछ फल बना देता हूं मैं, ये लो कुछ फल बना दिए भाई आपके, ये कुछ फल लगे, तो ये किसको बताएगा भाई? आपके, ठीक है, फल वाले भाग को बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लो, इसके तीनों भाग लिख लो। किसके 3 प्रकार होते हैं? लवक के कितने प्रकार होते हैं भाई? लवक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हरित लवक होता है, अवर्णी लवक होता है और वर्णी लवक होता है। हरित लवक किस रंग को प्रदर्शित करता है? हरे रंग को। प्लांट के या पादप के हरे रंग को प्रदर्शित करता है। अवर्णी लवक किस प्लांट के किस भाग को प्रदर्शित करता है? जड़ व तने वाले भाग को। और जबकि वर्णी लवक प्लांट के किस भाग को प्रदर्शित करता है? उसमें आए हुए फल व फूल वाले भाग को। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम 3 जो आपके लवक है उसके क्या क्या काम होंगे या किस किस तरीके से बांटा जा सकता है। बहुत आसान तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम बोल रहे हैं सबसे बड़ा लवक, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आपने बोला सर सबसे बड़ा कोशिकांग ही यही है लवक। लेकिन लवक के कितने हिस्से हैं बेटा? लवक के 3 हिस्से हैं। इन तीनों में से सबसे बड़ा लवक कौन सा है? तो इन तीनों में आपका जो हरित लवक है वो क्या है? सबसे बड़ा भाग है ना? तो याद रखें, इन तीनों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? लवक का सबसे बड़ा भाग, लवक का सबसे बड़ा भाग हरित लवक है। कौन है भाई? हरित लवक है। ठीक है, लिख लो भाई, कौन सा है? हरित लवक है। ठीक है, लिखो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या? अब एक एक करके इन तीनों के बारे में क्या कर लेते हैं? हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो हरित लवक। सबसे पहले क्या डाल देंगे हम? हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक डाल रहे हैं भाई सबसे पहले। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं। चलो भाई एक एक करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, प्लांट का हरा भाग, किसी पादप का हरा भाग हरित लवक को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए लिखते हैं पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं? कि पादप का हरा भाग मतलब पत्तियों वाला भाग हरित लवक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है? हरित लवक को, ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, पादप का हरा भाग यानी पत्तियों वाला भाग हरित लवक को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और लवक ही क्या है? आपका सबसे बड़ा भाग है। हरित लवक ही क्या है भाई? आपका लवकों में सबसे बड़ा भाग है। लवक में सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई? हरित लवक है। कौन सा है? हरित लवक है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि जो हरित लवक है ना, तो हरित लवक क्या है? जो पत्तियां होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है ना? याद रखना आगे कि पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। प्लांट का हरा भाग जो होता है उसे पर्णहरित कहा जाता है। ठीक है ना? आगे लिखना इसका कि पत्तियों के पर्णहरित पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए जो पत्तियों का पर्णहरित है,
इसे क्लोरोफिल इंग्लिश में कहा जाता है। इंग्लिश में पूछ रहे हो तो इसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो पत्तियों के, अगला देखो भाई, आगे पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। सॉरी, में है, पत्तियों में क्या पाया जाता है भाई? पर्णहरित पाया जाता है। और ये पर्णहरित क्या कार्य करता है? पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है, जिसके कारण प्लांट में क्या बनता है? भोजन बनता है, फूड बनता है। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं भाई, पत्तियों में एक प्रक्रिया, भाई पर्णहरित क्या करती है? एक प्रक्रिया को अंजाम देती है, और वो प्रक्रिया कौन सी है भाई? आपके फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो लिख लेना, पर्णहरित के कारण पादप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो तुम देखोगे कि अभी साइक्लोन कहाँ पहुंच गया है, साइक्लोन कहाँ पहुंच गया। चलो तुम्हें एक बार साइक्लोन पहुंचाते हैं थोड़ा सा, है ना, कि भाई तुम्हारे राजस्थान के किस किस इलाके में साइक्लोन पहुंच गया है। एक बार लिख लो इसे। ठीक है, हालांकि कल क्या है कि बाड़मेर और उदयपुर वाले क्षेत्रों में क्या हो गया? साइक्लोन काफी तेजी से वहां तक पहुंच गया था, है ना। गुजरात में तो था ही, गुजरात के तटीय भाग में तो था ही। ठीक है, चलो आपको दिखाते हैं। चलो देखते हैं।